नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज 23 सितंबर है और आपका जो रिज़ल्ट है अगले महीने में 10-15 तारीख के आसपास में आ जाना चाहिए। पीटी रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कृपया मेंस की तैयारी सीरियसली कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके बाद से तैयारी सही से शुरू करना है। ऐसा मत कीजिएगा, ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होता है। एटलीस्ट पीटी के रिज़ल्ट आने से पहले GS1 का जो हिस्ट्री का पोर्शन है और DI का जो सेक्शन है इसको कम से कम सही कर लीजिए। DI के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। PYQ जो है उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही सही रहेगा। एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है। 70 BPSC मेंस में DI काफ़ी कठिन पूछे गए थे, जिसके कारण से अधिकांश बच्चों के GS1 पेपर में DI पूरा सही नहीं हो पाया। उनका जो लास्ट का आंसर है वो गलत हो गया था। तो DI कृपया करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। प्रीवियस ईयर जो 10-15 सालों के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसी को सही से लगाते हैं तो भी आपका DI का सेक्शन तैयार हो जाता है। ओके, तो कृपया DI और GS1 का हिस्ट्री तो कम से कम रिजल्ट से पहले तैयार कर ही लें और सप्ताह में 1 से 2 निबंध लेखन करना है। मैं भी आज से ही शुरू कर रहा हूँ आंसर राइटिंग वगैरह, जिसमें निबंध लेखन वगैरह भी शामिल है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा, मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको ऐड कर दूंगा। देखिए हेडलाइन क्या है आज। कल ही मैंने बोला था कि विदेश मंत्री जी दिख नहीं रहे आजकल न्यूज़पेपर में, तो विदेश मंत्री जी दिख गए हैं और उनकी मुलाकात होने वाली US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, इनके साथ मुलाकात होने वाली है। और इस दौरान भारत और US के संबंधों के बीच में जो आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न देखे जा रहे हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये डिस्कशन में क्या निकलता है आगे की चीज़ें, इसको तो हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है डिजिटल अरेस्ट। भारत का अभी तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट में से एक सामने आया है, जिसमें 22.92 करोड़ रुपए एक आदमी से ठगे गए। उनको 1 महीने तक करीब में डिजिटल अरेस्ट के अंतर्गत रखा गया और उनसे बार बार ट्रांजैक्शंस के ज़रिए 4,236 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 22.92 करोड़ रुपए उनसे ठगे गए। ये बैंकर हैं जिनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है। इसको ज़रा हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह अभी तक माना जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम में से एक है। तो इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा क्रिजिल का एक रिपोर्ट आया है जिसको कहा जाता है थाली रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? थाली रिपोर्ट। अब यही पूछ लेगा आपसे प्रीटी एग्जामिनेशन में कि थाली रिपोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, उसके बारे में सही कथनों का चयन करें। या मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेगा कि थाली रिपोर्ट हाल ही में आया था चर्चा में, क्या है ये रिपोर्ट, इसके बारे में बताइए। तो वहाँ पर आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहले रिपोर्ट को, उसके पश्चात उसका क्रक्स देखेंगे, देन हम लोग आगे के टॉपिक पर चलेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। कि भारत में PDS जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसमें सुधार की बात की जा रही है क्रिजिल द्वारा। क्रिजिल एक संस्था है जिसके द्वारा थाली सूचकांक का उपयोग करते हुए एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है उसी को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। क्रिजिल द्वारा थाली सूचकांक, इसको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है बंधुओं, थाली सूचकांक ही कहा गया है, ये नाम ही है इसका। उपयोग करते हुए किए गए हालिया अध्ययन से पता चलता है कि 50% ग्रामीण और 20% शहरी भारतीय एक दिन में 2 समय का संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं। 50% ग्रामीण परिवार और 20% शहरी परिवार जो है भारत में, वो 2 टाइम का बैलेंस डाइट जिसको कहा जाता है, संतुलित भोजन जिसको कहा जाता है, वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अपने ही देश की संस्था है जिसने रिपोर्ट जारी किया है, इसलिए हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, जिससे व्यापक रूप से खाद्यान्न अभाव का पता चलता है। दरअसल में खाद्यान्न अभाव सही शब्द नहीं होगा, बैलेंस डाइट की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। बैलेंस डाइट अर्थात उसमें कार्ब्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो और सभी प्रकार के आयरन और मिनरल्स मिलने चाहिए आपको भोजन में। इस प्रकार के भोजन 50% ग्रामीण परिवार और 20% जो शहरी परिवार हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं दोनों टाइम, ये कहा जा रहा है। यह स्थिति सही नहीं है। 2024 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो आया था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे आया था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे जो जारी किया गया था, पर आधारित विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के विपरीत है, जो दावा करता है कि अत्यधिक निर्धनता 11 से 12 में 16.2% से घट करके 22-23 में 2.3% हो गया है।
एक दावा किया गया था कुछ दिन पहले, ये रिपोर्ट भी मैंने पढ़ाया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में अत्यधिक निर्धनता जो है वो 16.2%, 11-12 में। एक्सट्रीम पॉवर्टी का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर आपको सही भोजन भी नहीं मिल पाए, उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी का कंडीशन कहा जाता है। तो 11-12 में 16.2% था, जो घट करके 2.3% हो गया है। अब इस रिपोर्ट पर, अब इस दावा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्रिजिल के इस रिपोर्ट आने के बाद। साथ से कल के द हिंदू में इसको डिटेल में कवर किया गया था। क्रिजिल ने जो अपने रिपोर्ट बनाया है और ये जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं भारत के बारे में। अब उसमें से क्या सही है ये तभी पता चलेगा जब गवर्नमेंट इसको सही से बताए कि कौन सा डेटा इसमें से ज़्यादा मान्य होगा। पीडीएस समर्थन के बावजूद भारत में अभी पीडीएस सिस्टम के तहत में देश में 88 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करवाया जा रहा है भोजन के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न अभाव 40%, शहरी क्षेत्रों में 10% बना रहा है, जो आय आधारित निर्धनता अनुमानों की तुलना में अधिक गहरी खाद्य और सुरक्षा को दर्शाता है कि भारत में आय आधारित गरीबी से भी ज़्यादा अभी हम लोग भोजन तक सही से मुहैया नहीं करवा पाए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। थाली सूचकांक के बारे में ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या होता है यह। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि केवल कैलोरी या आय पर आधारित पारंपरिक निर्धनता मापों के विपरीत जो ट्रेडिशनल तरीका है गरीबी मापने का, कैलोरी या आय पर आधारित है, उसके विपरीत थाली सूचकांक में यह आकलन करके खाद्यान्न अभाव को मापता है कि क्या परिवार एक बुनियादी संतुलित भोजन थाली जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही और सलाद शामिल है, ये कितने परिवार हैं जो दोनों टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में केवल 50% परिवार हैं और शहरी भारत में भी 20% परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश अलग अलग लिया है हमने। शहर में 20% लिया है क्योंकि शहरों में आय के स्रोत होते हैं लोगों के पास, फिर भी 20% परिवार है जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। थाली यहाँ पर बताया गया है, थाली में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यह केवल कैलोरी नहीं बल्कि पोषण और तृप्ति दोनों को दर्शाता है। यह छिपी हुई वंचना को उजागर करता है कि भले ही हम बोल दें कि गरीबी भारत में कम हो रही है, लेकिन गरीबी कम होने का मतलब है कम से कम संतुलित डाइट तो उनको मिलेगा, दोनों टाइम कम से कम खाना तो सही मिलेगा, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह कई परिवारों के लिए आधिकारिक निर्धनता दर कम होने के बावजूद दिन में 2 थाली भी वहन करना संभव नहीं है। यही है थाली सूचकांक जो जारी किया है क्रिजिल ने, उसका क्रक्स यही है। यह दृष्टिकोण प्राथमिक खाद्य उपभोग में समानता को बढ़ावा देने के लिए पीडीएस के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, ये इससे जो चीज़ें दी जा रही है वो एक थाली को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। आप केवल दाल और गेहूं दे देते हैं, दाल, गेहूं और क्या दिया जाता है तो भाई चावल दिया जाता है, इससे कोई भी थाली कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा बताया गया है क्रिजिल के इस रिपोर्ट में कि पीडीएस सिस्टम में 88 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन वह जो है वो एक थाली को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से भारत में आज भी छिपी हुई निर्धनता जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो विद्यमान है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और जो भारत सरकार का कंजम्पशन रिपोर्ट है, उन दोनों के आंकड़ों पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। प्राथमिक खाद्य उपभोग में समानता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है? क्यों सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पीडीएस सिस्टम जो है, क्यों इसको फिर से हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा? तो वर्तमान पीडीएस की सीमाएं हैं, जिसमें देखिए वही चीज़ है कि चावल गेहूं प्रदान करता है, कैलोरी तो अधिक होती है लेकिन प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व तो इसमें नहीं मिल पाते हैं। दलहनों की खपत में अंतर है। एक स्वस्थ आहार के लिए केवल कैलोरी ही नहीं बल्कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दलहन जो प्रायः निर्धनों के लिए प्रोटीन का एकमात्र स्रोत होती है, सब्सिडी के बिना उनकी पहुंच से बाहर रहती है। अगर सब्सिडी ना मिले तो प्रोटीन तक गरीब परिवार की पहुंच भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकमात्र स्रोत जो उनके शरीर के लिए प्रोटीन का है वो कौन सा है? दलहन ही है। एग हो सकता है लेकिन वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो उनकी पहुंच से बाहर है, वो उनके परचेज करने की क्षमता से बाहर है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के सबसे निर्धन 5% परिवार सबसे संपन्न 5% परिवार की तुलना में केवल आधी दलहनों का उपयोग करते हैं, जो लागत बाधाओं के कारण उत्पन्न गंभीर पोषण संबंधी अंतर को उजागर करता है। सब्सिडी का गलत उपयोग ग्रामीण भारत में
शीर्ष 10% उपभोग वर्ग के व्यक्तियों का सबसे निर्धन 5% लोगों के मिलने वाली सब्सिडी का 88% तक प्राप्त होता है। अर्थात ग्रामीण एरिया में भी जो संपन्न परिवार हैं वो भी सब्सिडी ग्रहण कर जाते हैं, जो निर्धन परिवार हैं उनकी तुलना में ज़्यादा उन्हीं तक पहुंच पाता है। यह समूह सबसे निर्धन लोगों की तुलना में भोजन पर 3 गुना अधिक व्यय करता है, फिर भी पीडीएस सब्सिडी से लाभ उठाता रहता है, जो लीकेज और गलत आवंटन को दर्शाता है कि आपके जो पीडीएस सिस्टम है इसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी संपन्न हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जो संपन्न वर्ग नहीं है, जो निर्धन वर्ग है, उन तक हमारा पीडीएस सही से नहीं पहुँच पा रहा है। शहरी क्षेत्र में यद्यपि प्रणाली अधिक प्रगतिशील है, फिर भी 80% लोग अभी भी पीडीएस सब्सिडी प्राप्त करते हैं, भले ही वो 2 थाली उपभोग मानदंड से अधिक ही क्यों न हो। इसी तरह से एक और पॉइंट में बताया गया है किस प्रकार से राजकोषीय बोझ और संसाधन का दुरुपयोग होता है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने बताया कि हम 80 करोड़ लोगों को, जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जी जो भाषण में चर्चा करते हैं उसमें वो बोलते हैं 88 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार के ही कई सारे अलग अलग जो रिपोर्ट आते हैं उसमें दिखाए गए हैं कि वास्तविकता में 88 करोड़ लोगों को अन्न की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में जो अन्न की आवश्यकता है वो इससे कई कम लोगों को है, और हम जो उस डुप्लीकेसी को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसके कारण से गलत लोगों तक संसाधन का दुरुपयोग होकर के पहुंच रहा है, और जो सही निर्धन लोग हैं उन तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। अब कुछ समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो समितियां भारत में अलग अलग समय पर गठित किए गए हैं गरीबी के बारे में निर्धारण करने के लिए। उपभोग आधारित गरीबी का निर्धारण के लिए समय समय पर कुछ समितियां गठित की गई हैं, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला 1962 का कार्य समूह है। न्यूनतम खाद्य और गैर खाद्य आवश्यकता का आधार पर परिमाणित गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 1962 में गठित किया गया था, जिसने बोला था कि प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण में 20 रुपये और शहरी में 25 रुपये से अलग अलग किया गया था ग्रामीण और शहरी गरीबी को। वीएम दांडेकर और एन रथ समिति 1971 है। इन समितियों को सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है, ईयर देकर के भी मैच करने को दिया जा सकता है, और किसने क्या बोला था इसके आधार पर भी मैच करने को आपको दिया जा सकता है। प्रीलिम एग्जाम में भी दिया जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि गरीबी की क्या परिभाषा है, उसके बारे में बताइए। तो प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी दिन के प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक व्यय के आधार पर उत्पन्न गरीबी रेखा को पहली बार 1971 में कैलोरी के आधार पर देखा गया। इसी प्रकार से 1979 में वाई की अलग समिति है, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन और शहरी में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण परिवार के लिए 49 रुपये और शहरी परिवार के लिए 56 रुपये गरीबी रेखा तय की थी। 73-74 की कीमतों के आधार पर यह तय किया गया था। इसी प्रकार से लकड़ा वाला विशेषज्ञ समूह है और तेंदुलकर समिति 2009 में है। उसके पश्चात से सबसे अंतिम जो है वह रंगराजन समिति, जो 2014 में गठित किया गया खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को शामिल करते हुए उपभोग बास्केट के अलग अलग ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएं पुनः लागू की गईं, जिसमें कहा गया कि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया। इस दौरान बहुत बड़े स्तर विरोध भी हुआ था। रंगराजन जी को और भारत सरकार को लोगों ने चेक भेजे थे कि 1407 रुपये ले लो और 1 महीने रह करके दिखा दीजिए आप ग्राम शहरी एरिया में, और 907 रुपये लेकर के 972 रुपये लेकर के आप ग्रामीण एरिया में 1 महीने रह करके दिखा दीजिए। इस प्रकार से विरोध भी दर्ज किया गया था उस समय। कृपया इन समितियों को सीक्वेंस में ही याद रखें, क्योंकि यह सीक्वेंस में लगाने के आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जो है वो हुआ है। किस प्रकार से हो गया? इनको बोला गया, ये जो हैं बैंकर हैं जो भी हैं, इनको बोला गया कि आपका पैसा जो है ना वो टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, आतंकी फंडिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो अगर आपको बचना है तो कृपया हमें पैसे देते रहिए। और इतने निरा मूर्ख लोग, इतने ज़्यादा सर से पैर तक पता नहीं किस चीज़ में डूबे हुए होते हैं, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हो ना आपको डर नहीं होता है किसी भी चीज़ का। और इस तरह के लोग डर जाते, पढ़े लिखे समाज के संभ्रांत लोग हैं जो डर जाते हैं और 22 करोड़ रुपए दे आए। 22 करोड़ रुपए अंदाज़ा लगाइए ज़रा, तो किस तरह की चीज़ है। तो इनको डिजिटल अरेस्ट में 1 महीने तक रखा गया और 1 महीने तक ट्रांजैक्शन कर रहे थे। 4000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन्होंने किए
और इनका बस ये बोला गया था कि आपके पैसे का टेरर फंडिंग हो रहा है और हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है, और ये पैसे पर पैसे देते रहे। सोचिए ज़रा किस तरह का फ्रॉड है, किस तरह की निरा मूर्खता है। डिजिटल अरेस्ट साइबर स्कैम का सबसे नवीनतम रूप है, जिसे वर्ष 2024 में 92,000 से अधिक भारतीय प्रभावित हुए हैं। होता क्या है, एक आपके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या कोई भी सोशल साइट पर आपको कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं और आपको अब अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। या तो आपको बोला जाता है कि हम आपको बचा लेंगे, आप हमें पैसे देते जाइए, और बस शुरू हो जाता है उसके पश्चात से। डिजिटल अरेस्ट के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, तो डिजिटल अरेस्ट घोटाले में साइबर अपराधी विधि प्रवर्तन अधिकारी या सरकारी एजेंसी जैसे राज्य पुलिस, CBI, ED, नारकोटिक्स ब्यूरो की नकली पहचान बना करके आम लोगों से ठगी करते हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, 71 BPSC मेंस में यह टॉपिक पूछा जा सकता है। 70 BPSC मेंस के लिए भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, और उस दौरान भी एक सवाल साइबर फ्रॉड से, साइबर से जुड़ा हुआ पूछा गया था। तो इसलिए कृपया करके इसको तैयार करके जाएं, ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन में 71 मेंस में पूछा जा सकता है। घोटालेबाज लोग बिना किसी संदेह के लोगों को फ़ोन करने का दावा करते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपने आरोपों को विश्वसनीय बनाने के लिए वे फेक पुलिस थाने का भी इस्तेमाल करते हैं, और लोग सही भी मान लेते हैं, और सही मानने के पश्चात से जो बोलते हैं वही करते रहते हैं। साइबर अपराधी फ़ोन या ईमेल के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं। शुरुआत ऑडियो कॉल से करते हैं, फिर हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशन या न्यायालय जैसे स्थानों से वीडियो कॉल करते हैं, और उसके पश्चात से उन्हें बताते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। जज बन करके कॉल करते, सोचिए ज़रा कौन सा जज भारत में ऐसा है जो वीडियो कॉल करके सुनवाई करता होगा। थोड़ा तो सोचते तो लोग अरेस्ट नहीं हो पाते। किस तरह की चीज़ें हैं ये। वैध दिखने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस अधिकारी, वकील, न्यायाधीशों की तस्वीरों को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, DP के रूप में, और लोग इन्हें सही मान लेते हैं। ये ईमेल मैसेजिंग ऐप के माध्यम से फेक गिरफ्तारी वारंट, कानूनी नोटिस या आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज भी भेज सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर इनको फंसा लिया जाता है लोगों को। फिर उन्हें बोला जाता है कि आप पैसे देते रहिए, और लोग देते रहते हैं। पीड़ितों को फंसाना। साइबर अपराधी आमतौर पर पीड़ितों पर गंभीर अपराध, धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध का आरोप लगाते हैं। कई बार तो ये होता है कि आपका कोई रिश्तेदार गया है, बोलते हैं कि आपको उस रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब आपको अगर उन्हें छुड़वाना है तो कृपया पैसे भेजने शुरू कर दें। ये बोला जाता है कि उनको हमने ड्रग के केस में गिरफ्तार किया है, उनके बैग से ट्रैवल करते समय ड्रग मिला है, और आप आकर के उन्हें छुड़ा करके ले जाइए, फ़िलहाल आप पेमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार के फ्रॉड भी होते हैं, तो कृपया बच के रहें। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये तो हो गया भाई अपराध क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, वो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब कैसे इसका समाधान भारत सरकार ने क्या क्या किए हैं, तो सबसे पहला समाधान जो किया है, फ़ोन कॉल पर आपको कुछ दिन पहले तक सुनाई देता था कि किसी प्रकार के फ़ोन कॉल आएँ तो आप कृपया बच के रहें। तो परिचय 14C इसको I4C कहा जाता है। I4C, मैंने 14C बोल दिया था। I4C भारतीय इंडियन साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसका जिक्र कर दीजिएगा समाधान में। गृह मंत्रालय 2020 में साइबर स्कैम सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। I4C कहा जाता है इसको के। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल निकाय के रूप में यह काम करता है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करता है। मतलब साइबर से जुड़े हुए जो भी कुछ होते हैं उन सभी मामलों में निपटने के लिए गृह मंत्रालय का अलग से यह एक छोटा सा विभाग बनाया गया है जो काम करता है। लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है ताकि लोग जागरूक हों। इतनी बार फ़ोन कॉल पर ये सब चीज़ें सुनाई देती होंगी, फिर भी ये भाई साहब 22-23 करोड़ रुपये दे आए। सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी काम करता है। I4C साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का भी काम करता है। I4C साइबर फॉरेंसिक जांच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारी, सरकारी अभियोजन, न्यायिक अधिकारी के क्षमता निर्माण में भी ये सहायता करता है कि किस प्रकार से पूरा जो तंत्र है सरकार का, केंद्र से लेकर के राज्य तक का, उन सभी को मिल करके साइबर के खिलाफ, साइबर जो क्राइम होते हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 14I4C के तहत में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक केंद्रित पहल है। अगर किसी के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो इस पोर्टल पर जाकर के आप उसकी दर्ज करवा सकते हैं शिकायत,
और उसके पश्चात से कार्रवाई शुरू होती है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। समाधान क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के दौरान जो मैं सिखाता हूँ, समाधान जब भी आपसे पूछा जाता है या अगर कोई समस्या पूछा गया है सवाल में, समाधान नहीं पूछा गया है, केवल समस्या पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया है कि भाई डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो जब भी आप आंसर में समस्या की चर्चा करते हैं तो आपको समाधान लिखना ही पड़ता है, बिना उसके कोई भी आंसर पूरा ही नहीं होता है। अगर आपने ऐसा पूरा कर दिया बिना समाधान लिखे तो आपको आधा मार्क्स मिलता है। समाधान में हमेशा दो भागों में बांटते हैं, समाधान को हमेशा ही दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सरकारी प्रयास कहा जाता है इसको, और दूसरा क्या होता है, आपके सुझाव। अब आपके सुझाव क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कृपया करके एक हेडिंग बनाइए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके समाधानों के बारे में चर्चा करें, भारत में इसकी स्थिति और इसके समाधान के बारे में चर्चा करें। अब ये सवाल को ज़रा लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तो मैंने आपको डिजिटल अरेस्ट क्या है ये पढ़ा दिया है। भारत में स्थिति का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर पूछा जाता है आपसे मेंस एग्जामिनेशन में कि भारत में स्थिति के बारे में बताएं, तो क्या लिखेंगे आप वहाँ पर कि भारत में कितने डिजिटल अरेस्ट हाल फिलहाल में देखे गए हैं। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन यूज़ कीजिए गूगल का या एआई का, उससे पूछिए कि हाल फिलहाल के साइबर अरेस्ट से जुड़े हुए, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए डेटा कितने हैं, तो आपको डेटा दे देगा। एनसीआरबी का डेटा दे देगा, गृह मंत्रालय का डेटा दे देगा। इस डेटा का उपयोग कीजिए भारत में स्थिति को बताने के लिए। फिर आइए समाधान के पक्ष पर, हेडिंग बनाइए समाधान। उसमें पहला समाधान बनाइए सरकार के उपाय जो सरकार ने किए हुए हैं, उसमें I4C या फिर सर्ट इन इत्यादि संस्थाओं की चर्चा करिए। उसके पश्चात से आएंगे किस चीज़ पर कि आपके सुझाव, और अपने सुझाव फिर दीजिए, फिर कंक्लूजन लिखिए और एंड कर दीजिए। इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, यही तो आपको सीखना होता है। आज इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं आंसर राइटिंग को लेकर के किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। CPCB ने बोला है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि भारत में पॉल्यूटेड नदियों में माइनर मतलब कि थोड़ा सा देखा गया है, कमी देखा गया है संख्या में, पॉल्यूटेड नदियों की संख्या में थोड़ी सी कमी देखी गई है। CPCB ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या में मामूली कमी आई है। 19 से 21 के पिछली रिपोर्ट में 311 प्रदूषित खंड थे, प्रदूषित एरिया थे नदियों में, जो कम होकर के 296 हो गए हैं। 296 यानी कि करीब 15 नदियों में कमी देखी गई है, 15 खंडों की कमी देखी गई है। डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यह रिपोर्ट 2022-23 के पानी की क्वालिटी डेटा पर आधारित है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? CPCB के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नदियों के प्रदूषित खंडों की संख्या में कमी देखी गई है। ऐसा CPCB ने अपने रिपोर्ट में बोला है। उसने बोला है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कुछ जगहों पर कम होता हुआ दिखा है हमें। देखिए इसमें क्या है, BOD क्या होता है वो पहले समझाता हूँ। प्रदूषित खंडों की पहचान बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के आधार पर की जाती है। BOD 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा है तो वह खंड प्रदूषित माना जाता है। अब BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो ये वो डिमांड है जो ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद होते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी जल स्रोत में, तो वो जो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं उसी को कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो अर्थात पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषक हैं, बहुत ज़्यादा अपघटन की क्रिया हो रही है जिसके कारण से पानी प्रदूषित है। देखिए क्या बोलते हैं इसको, BOD एक वैज्ञानिक पैमाना है जो बताता है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक प्रदूषण है। यह मापता है कि पानी में मौजूद बैक्टीरिया वो अन्य जीव जितनी और कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं प्रदूषकों को तोड़ने के लिए, अर्थात अपघटन की प्रक्रिया के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, डिकम्पोज जो करते हैं ना, उसके लिए कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रहा है, इसी को BOD कह दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा BOD उतना ही खराब पानी, और जितना ज़्यादा DO डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही स्वस्थ पानी माना जाता है। ओके, ज़्यादा BOD का मतलब है ज़्यादा प्रदूषण, क्योंकि इसमें पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है जो मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों के लिए और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। प्रायोरिटी क्लासेस CPCB प्रदूषित खंडों को 5 कैटेगरी में बांटता है। प्रायोरिटीज 1 जिसमें BOD 30 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा है जो सबसे खराब है। प्रायोरिटी 5 कम प्रदूषण जिसमें BOD 3.1 से 6 मिलीग्राम पर लीटर है जो कम खराब है लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य है ही, ये कहा गया है CPCB के रिपोर्ट में।
रिपोर्ट में कहा गया कि प्रायोरिटी 5 के खंड सबसे कम प्रदूषित हैं, लेकिन प्रायोरिटी 1 के खंड सबसे ज़्यादा चिंताजनक हैं, जहां पर बीओडी काफ़ी ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे यमुना का पानी, दिल्ली का बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जिसके कारण से वह अत्यधिक प्रदूषित होता है। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है? तो तमिलनाडु में 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित खंड हैं, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, कर्नाटक में 3 हैं, जो दिखाता है कि पॉल्यूशन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर नदियों में प्रदूषण विद्यमान है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी खंड के उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो रिपोर्ट में 37 सबसे ज़्यादा प्रदूषित प्रायोरिटी 1 की लिस्टों में रखा गया है, जिनको वो है यमुना नदी दिल्ली में, दूसरा साबरमती नदी गुजरात में, चंबल नदी का भी कुछ हिस्सा है जो अत्यधिक प्रदूषित में रखा गया है। उसके अलावा तुंगभद्रा और सरबंगा है, झेलम है, और गंगा में राम रेखा और बहुत सारे जगहों पर है, बिहार से लेकर के तमाम तरह के जगहों पर है, अलग अलग नदियां हैं जिसमें हमने देखा है कि उसको प्रदूषित खंड में रखा गया है। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में क्या पता पूछ ले आपसे। अब ज़रा सीपीसीबी के बारे में देखते हैं कि क्या है यह संस्था। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत में हुआ था? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, अर्थात वाटर पॉल्यूशन एक्ट के तहत में, जल प्रदूषण अधिनियम के तहत में सीपीसीबी की स्थापना 1974 में की गई थी। शुरुआत में इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, लेकिन 1988 में इसका नाम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर दिया गया। 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत इसे हवा प्रदूषण संबंधित शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए। उससे पहले जल प्रदूषण के कार्य इसको सौंपे गए थे। 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद सीपीसीबी के कार्य और मजबूत किए गए, जिसमें जल, हवा व अन्य प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी इसको दे दी गई, जिसके पश्चात से 1986 का जो एक्ट है उसके पश्चात से सीपीसीबी को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिली। अब यह पर्यावरण प्रदूषण के सभी हिस्सों पर कवर कर सकता है, किसी भी प्रदूषण संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों पर यह अपना रिपोर्ट दे सकता है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। 1970 के दशक में भारत में औद्योगिक शहरीकरण बढ़ने से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई थी। उसके पश्चात से ही इस प्रकार के संस्था बनाने की भारत सरकार को ज़रूरत महसूस हुई और इस संस्था को बनाया गया। अब इसके कार्य बहुत सारे हैं। सलाह देना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना है, उसके अलावा राज्य बोर्ड के साथ समन्वय करना है, मॉनिटरिंग और डेटा संग्रह करना है, मानक का निर्धारण करना है कि किस प्रकार का जल होना चाहिए, किस प्रकार का शोर का स्तर होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार का किसे कहा जाता है, लाइट पोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये सब जो पैमाना तय करने का काम है वो सीपीसीबी का ही है। जागरूकता और प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास पर भी यह कई सारे काम करता है। अब हाल फिलहाल के इसका अगर देखेंगे हम लोग तो हाल फिलहाल में इसने कई सारे रिपोर्ट जारी किया है, जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए सेंट्रलाइज ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और ये रिपोर्ट जो अभी आपको पढ़ाया मैंने वो तो है ही। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिटेल में पढ़ा है। साइबर से जुड़ा हुआ डिजिटल अरेस्ट पढ़ा हमने, उसके अलावा एक थाली सूचकांक पढ़ा हमने जो क्रिजिल के द्वारा जारी किया गया है, और सीपीसीबी का रिपोर्ट को भी पढ़ा है हमने। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।